कई राज्यों में सवर्ण की उपजातियां जो काफ़ी गरीब हैं उन्हें भी बीपी मंडल साहब ने पिछड़ा वर्ग में समावेशित किया। ये कुछ बुद्धिजीवियों के दिमागी उपज है कि मंडलवाद हार गया है। मंडलवादी ताकतें भी मोदी जैसे पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं मंडलवाद के आगे सरेंडर ही किया है। मंडलवाद सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। अब तक आप समाजवाद को सुनते आए हैं, तो समाजवाद कई सारे देशों में भी हैं, भारत में भी हैं। मार्क्स के भी साम्यवाद को लोग समाजवाद ही समझते हैं। मार्क्स का समाजवाद क्लास बेस्ड था, हमारे देश में कास्ट बेस्ड समाजवाद है। तो मंडल आयोग के गठन के पहले तक ओबीसी की जितनी जातियां थी वह कहीं ना कहीं सामाजिक पहचान को तरस भी रही थी। ये अलग बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 जोड़कर पिछड़े वर्ग को पहचान की एक राह आसान की थी। उसी आर्टिकल के आलोक में ही 1953 में जवाहरलाल नेहरू काका कालेलकर आयोग का गठन करते हैं। लेकिन वह काका कालेलकर आयोग आधे अधूरे मन से काम करते हुए अपना रिपोर्ट पेश करती है, जो कि ओबीसी के लिए कुछ हद तक ठीक था। लेकिन चलिए, वो तो आयोग फिर बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार पर दबाव था कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को आप लागू करें। तो मोरारजी देसाई जाति से ब्राह्मण, उन्होंने समझ रखा था कि अगर ओबीसी के हित की बात अगर हम करते हैं और ओबीसी के अधिकार को दे देते हैं, तो जितनी बड़ी आबादी ओबीसी की है कहीं ना कहीं वह ओबीसी के नेताओं की ओर घूमेगा। इस कारण से उन्होंने एक पासा फेंकते हुए बीपी मंडल साहब को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। और बीपी मंडल साहब उस समय तक कांग्रेसी थे, लेकिन मंडल आयोग के अध्यक्ष बनते ही उनके अंदर सामाजिक चेतना का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी ऊपर था। बिहार में भी 1968 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कराई मुसहर कांड और गंगा में आग लगने की घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया, तो इन सब चीज़ों से उनके अंदर के समाजवाद को लोग जान रहे थे। लेकिन फिर भी वो जमींदार परिवार से थे। मोरारजी देसाई को लगा कि हो सकता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह इसकी भी दुर्दशा हो। लेकिन बीपी मंडल साहब ने ईमानदारी पूर्वक 2 साल के अथक प्रयास से इस आयोग को बाकी सदस्यों के सहयोग से अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। और ये आयोग की रिपोर्ट के जो डाटा निकल कर आए उसको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वहीं से वो मंडलवाद की बात आती है। पिछड़ा वर्ग चूँकि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग है। यानी यह जाति बेस्ड नहीं है, यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का यह वर्ग, पिछड़े जातियों का ये वर्ग है। तो मंडलवाद कितना बड़ा है समाजवादिक दृष्टिकोण से कि इसमें कई सारे राज्यों में अनुसूचित जाति जो छूट गई थी अनुसूचित जाति में, उन्हें भी शामिल किया गया। जैसे आप देखेंगे कि धोबी हमारे उत्तर भारत में अनुसूचित जाति में है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में वो पिछड़े वर्ग में है। उसी तरीके से कई राज्यों में सवर्ण की उपजातियाँ जो काफ़ी गरीब हैं उन्हें भी बीपी मंडल साहब ने पिछड़ा वर्ग में समावेशित किया है। ये कुछ बुद्धिजीवियों के दिमागी उपज है कि मंडलवाद हार गया है। मंडलवाद दरअसल एक विचारधारा है और विचारधारा कभी कमंडलवादियों से हार नहीं सकता है। हाँ, आज जो कमंडलवादी ताकतें इस देश पे शासन कर रही हैं उनका इतिहास 90 सालों का है। लगभग अब 100 साल होने को आई। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और आरएसएस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी ये हमारे प्रबुद्ध क्लास के लोग जानते हैं। आज वह अपने उद्देश्य में कामयाब है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मंडलवाद हार गया है। आज ओबीसी की कई जातियों ने अपने जातियों के अंदर से राजनैतिक चेतना विकसित की है, राजनैतिक नेताओं को जन्म दिया है। तो यह मंडलवाद की जीत है। आज कमंडलवादी ताकतें भी मोदी जैसे पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं मंडलवाद के आगे सरेंडर ही किया है। तो मंडलवाद कभी हारा नहीं है, कमज़ोर थोड़ा पड़ा है। कि जात आप कह सकते हैं, ओबीसी जो वर्ग है यह श्रमण परंपरा पर आधारित वर्ग है।
ओबीसी के अंदर की जातियों को देखेंगे, मुख्यतः 4-5 जातियों को, यादव, कोयरी, कुर्मी, माली, बढ़ई, लोहार, हजाम, ये जो ओबीसी की जातियां हैं ये अपने हाथों से अपनी आजीविका का निर्माण करते आए हैं। ये कभी उस तरह से हमारे अनुसूचित भाइयों की तरह शारीरिक प्रताड़ित नहीं हुए हैं, प्रताड़ना के शिकार नहीं हुए हैं। तो थोड़ा ये धार्मिक हैं। हमारे देश में जब संविधान लागू नहीं था और अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में सत्ता का संचालन मंदिरों से होता था। पुजारियों के नज़दीक रहने वाली जातियां अपने आप को उसी तरीके से समझती थी जैसे पुजारी अपने आप को समझता था। तो चूँकि मंदिरों में दान कर्म करने का काम ओबीसी की जातियां ही करते आई है, तो ये शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही है, जिसका लाभ आज कमंडलवादी ले पा रहे हैं। तो इसे नहीं कहा जा सकता है कि आज मंडलवाद और कमंडलवाद के बीच में ओबीसी की जो जातियां हैं वो जातियों में ही है। इन जातियों से भी लोग निकल के आ रहे हैं जो अब वर्गीय चेतना के आधार पर लोगों को एकजुट कर रहे हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52%, लगभग 100 साल होने को हैं। 1921 में अगर जनगणना सही ढंग से होती, जातिवार जनगणना, तो पिछड़ा वर्ग लगभग 60% से अधिक है। तो आधी से अधिक आबादी वाले जातियों के पास जो एक वाद है, वो वाद एक नए तरह का राष्ट्रवाद का निर्माण करेगी। इस देश में अगर राष्ट्रवाद है तो वह मंडलवाद के परिकल्पना से जो राष्ट्रवाद बनेगा, वो कमंडलवादियों का जो राष्ट्रवाद है वो 10% जातियां किस तरीके से इस देश में शासन तबका में बने रहे, ये उसका प्रारूप है। उनका जो राष्ट्रवाद है वो हजारों साल से धार्मिक मानसिक गुलामी में जो समाज जकड़ा है वह बिल्कुल उसी जकड़न में रहे। वह शिक्षा से दूर रहे, स्वास्थ्य से दूर रहे, भोजन से दूर रहे, लेकिन धर्म के नाम पे और छदम राष्ट्रवाद के नाम पे इनके पिछलग्गू बने रहे। ये उनका थ्योरी है राष्ट्रवाद का। लेकिन वाकई में जो राष्ट्रवाद होता है वह इंसान के जब तमाम तरह के सुख समृद्धि आती है उसके बाद देश के प्रति उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, वह स्वतः राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवाद थोपने की चीज़ नहीं है। राष्ट्रवाद को आप इन सब शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है वह मंडल के रास्ते चल के ही जो राष्ट्र निर्माण होना है वह राष्ट्रवाद है, न कि कमंडलवादियों के राष्ट्रवाद को हम अपना राष्ट्रवाद मान सकते हैं। अगर 2014 के बाद के इस देश की परिस्थिति को आप देखेंगे तो नो डाउट इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछड़े वर्ग में वो कब आए हैं? 2002 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके पहले उनकी जाति जो घांची है वह जाति सामान्य वर्ग में थी। बनिया वैश्य क्लास के घांची जाति को नोटिफिकेशन के आधार पर पिछड़ा वर्ग में लाया जाता है और मोदी जी को सीएम बनाया जाता है। तो ये जो कमंडलवादियों का जो सोच है ये लगभग अपने से 50 साल आगे का सोच रख के काम करते हैं। हमारे लोगों के पास इतनी बड़ी दूरदर्शिता नहीं है, जिसके कारण से लगातार हम लोग हारे भी हैं, जीते भी हैं। तो मोदी जैसे लोग जो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आजीवन वो सवर्ण रहे हैं और अचानक से उन्हें ओबीसी बना के इस देश में पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में प्रायोजित किया जाता है। अगर वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा होता तो जो 10% EWS आरक्षण आया, जिसे पेश करने में 48 घंटे का भी समय नहीं लगा, इसकी ना तो कोई आयोग का गठन किया गया, ना किसी तरह का कोई सर्वे कराया गया और बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी तरह के राष्ट्रीय आंदोलन के, सवर्णों के द्वारा किसी तरह का कोई राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं किया गया था कि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन मोदी जी ने दिया। तो आरएसएस जिसके पीछे काम कर रही है, जिस पार्टी के पीछे काम कर रही है, उनका मकसद है 10% जातियों को इस देश में सारे उच्च तबकों पे स्थापित करना। तो वही है उनका। हमारे गिने चुने जातियों से एक एक लोगों को निकालते हैं सैंपल। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो पूरा 50 केजी बोरा नहीं देखते हैं, आप उसमें से एक आलू निकालते हैं, सैंपल देके अच्छा है तो पूरा बोरा खरीदते हैं। उसी तरीके से ये जान गए हैं कि भारत में जातिवाद लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है, खास करके ओबीसी के अंदर। ये धार्मिक और जातिवाद ये दोनों को छोड़ नहीं सकते। तो ये जानते हैं कि इनके अंदर से अगर किसी एक नेता को निकाल के और
क्या कहा जाए, संगमरमर के महलों में बिठा दिया जाए तो अपनी जाति का नेता देख के वो मदमस्त होंगे और सारा वोट इनके पास चला जाएगा। तो ये वोट की राजनीति है, न कि ये विकास की राजनीति है। अगर विकास ही ओबीसी का करना है तो बहुत सारे अभी अनुशंसाएं बाकी है, आप उन अनुशंसाओं को लागू करके ओबीसी का भला कर सकते हैं, न कि ओबीसी के चंद विधायक, चंद सांसद बनाकर कदापि ओबीसी का भला आप नहीं कर सकते हैं। आप दलित राष्ट्रपति की बात करते हैं, ये वही राष्ट्रपति हैं जो पुष्कर मंदिर में जाने के बाद इनको सीढ़ियों पे बैठ के पूजा करने की इजाज़त दी गई थी, ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो दलित को आप राष्ट्रपति बनाकर आप प्रचारित तो कर सकते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप तो भाई दलित राष्ट्रपति बनाया, आपने तो राष्ट्रपति बनाया नहीं। तो ये वोट बैंक की राजनीति है जिसमें भाजपा पारंगत हो गई है पिछले 15-16 सालों में, और वह सभी जातियों से नुमाइंदे चुनते हैं और पूरी जाति का वोट बटोर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारे ओबीसी का कि वो इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। सामाजिक रूप से शिक्षा की कमी है इस देश में। शिक्षा पे बहुत सारा काम हुआ है, नेहरू से लेके आज तक शिक्षा का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से जो शिक्षा मिलनी चाहिए, 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले इस देश में जन्म लेते हैं। हजारों साल से जिस तबके को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उस तबके को पढ़ाने के लिए ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इन सारे महानायकों के जो आंदोलन है, वह आंदोलन हमारे आम जनमानस में विलुप्त है। कुछ प्रबुद्ध तबका इन नायकों से प्रेरित होते भी हैं, तो वो उस ज्ञान को, उस सामाजिक शिक्षा को अपने तक ही सीमित रखे हुए हैं। ज़रूरत है फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, इन महानायकों के जो शिक्षा हैं सामाजिक रूप से जागरूक करने की, सामाजिक रूप से एकता बनाकर रखने की और संगठन बनाकर काम करने की। तो आज जो भी ओबीसी या एससी एसटी के लोग इस देश में काम कर रहे हैं सामाजिक जागरूकता का, उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम अपने महानायकों की शिक्षाओं को आम जनमानस तक पहुंचाएं। और जिस दिन हमारे महानायकों को लोग जानने लगेंगे, वो कपोल कल्पित नायकों के पिंड से छूटेंगे और कहीं ना कहीं वास्तविक नायकों की ओर लौटेंगे, और बिल्कुल इस देश में आप देखेंगे कि मंडलवाद फिर से परचम लहराएगा।